गुड डे डियर लर्नर्स। आई होप कि आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पहले के दो वीडियोस बहुत गौर से देखे होंगे, उनके छोटे छोटे नोट्स बनाए होंगे थॉरली, क्योंकि उसमें ज़्यादा बात नहीं थी, बस छोटे छोटे 15-15 मिनट के लेक्चर्स थे, जिसमें मैंने सिर्फ आपको ये इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का आपस में कनेक्शन है, कैसे है वो, कैसे इस्टेब्लिश होता है, कितना उसका एप्लीकेशन है, कैसे हम उसको यूज़ करने वाले हैं, वो भी अपन ने डिस्कस नहीं किया है। सेकेंड वीडियो में मैंने आपको बताया कि फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किए विद्युत चुंबकीय प्रेरण के या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, उनसे उन्होंने ये वेरीफाई किया, कंक्लूजन ड्रॉ किया कि जब भी किसी कॉइल से लिंक होने में, कॉइल से अगर कोई कॉइल कनेक्टेड है, उस कॉइल से अगर कोई मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर रहा है, अगर इस कॉइल से लिंक होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर रहा है, एनी हाउ, ऑल्दो फैराडे के एक्सपेरिमेंट में देर इज सम काइंड ऑफ रिलेटिव मोशन, आइदर कॉइल इज मूविंग और मैग्नेट इज मूविंग, बट हम क्या बोलते हैं, व्हेन देर इज ए रिलेटिव चेंज इन द फ्लक्स, ठीक है, इसका फ्लक्स जब वेरी करेगा तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। अब आप बोलो क्या इसमें भी ईएमएफ आ सकता है? हाँ, इसमें भी आ सकता है, बट आप इसका ईएमएफ मेजर नहीं कर सकते। इसके मेजरमेंट के लिए यू वांट कि यहां पर एक गैल्वेनोमीटर हो और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करे, मींस देयर मस्ट बी सम कंडक्टिंग मटेरियल। तो रिमेंबर, ईएमएफ और करंट रिलेटेड है, बट कभी वो अपना साथ छोड़ देता है। ईएमएफ तो ओपन सर्किट में भी आ सकता है, बट करंट आने के लिए क्या जरूरी होगा? सर्किट क्लोज होना जरूरी होगा, लूप कंप्लीट होता है। आपको पता है केवीएल और केसीएल हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहां हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आगे का पोर्शन। अगर आप इसको सीक्वेंस में देखते हो तो यह है इसका थर्ड पार्ट। इससे पहले हमने फैराडे का जो लॉ बन के आया था उसको लिखा था E इज इक्वल टू डी वाई बाय डी टी। ओके, ये फैराडे का लॉ है, और फैराडे ने क्या बोला कि फ्लक्स का वेरिएशन कहीं अगर है, फ्लक्स का वेरिएशन है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। रिमेंबर दिस ईएमएफ इज नॉट द सिमिलर एज प्रोड्यूस्ड बाय द आयनिक मूवमेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट, जिसको अपन ने किसके साथ पढ़ा था? इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ। ये वो इंटरनल रेजिस्टेंस वाला नहीं है। इस ईएमएफ का जो सोर्स है, उस सोर्स को अपन आगे जाके और बहुत अच्छा सा नाम देने वाले हैं, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन। बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है? ये है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ईएमएफ ड्यू टू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। लेंज ने क्या करा? लेंज ने यहां पर माइनस का साइन इंट्रोड्यूस कर दिया और उसने बोला कि डायरेक्शन देखेंगे हम इससे, ये जो नेगेटिव साइन है ये हमको बोलेगा कि ये लेंज लॉ बन जाएगा। तो इफ somebody asks कि what is the application या contribution of Lange in the electromagnetic induction, तो उसने बोला कि it is used या it experimentally verify the direction of induced current। क्या बताता है ये? डायरेक्शन बताएगा। किसका? इंड्यूस्ड करंट का। अब बोलो इंड्यूस करंट की बात कहां से आई? तो मैंने आपको बताया था कि अगर यहां पर सर्किट क्लोज्ड है तो आप रेजिस्टेंस लिखोगे सर्किट का, और रेजिस्टेंस लिखोगे तो क्या लिखोगे? ई बाय आर। इसी करंट को अपन क्या बोल रहे हैं? इंड्यूस करंट। ये हमारा इंड्यूस करंट हो जाता है। आई इज इक्वल टू ई बाय आर। ये क्या है हमारा? इंड्यूस्ड करंट। ओके, तो आई थिंक आपको आई इज इक्वल टू ई बाय आर पता चल गया है। वोल्ट अपॉन ओम, ये हमारा करंट है ही। इसकी करंट की यूनिट आपको पता है एम्पियर है, इसको ज्यादा उसमें नहीं जाते कि वोल्ट में कैसे लिख रहे हैं या क्या है। अब आई इज इक्वल टू, यू नो कि दिस इज डी क्यू बाई डी टी। ये सब अपन लास्ट क्लास में लिख चुके हैं, बस थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूं मैं आपको। तो ये क्या हो जाएगा? डी क्यू, एंड डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी, तो 1/r डी वाई। तो क्या नोटिस किया आपने? आपको नोटिस करना चाहिए कि आई और ई बोथ आर डिपेंडेंट ऑन द रेट ऑफ चेंज इन टाइम, या रेट पे डिपेंड करते हैं ऐसे बोले। बट इंड्यूस्ड चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कौन? इंड्यूस्ड चार्ज। ये किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? इंड्यूस्ड चार्ज के बारे में। इंड्यूस्ड चार्ज
इज नॉट द फंक्शन ऑफ टाइम। यानी चार्ज कितना आएगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कॉइल को धीरे चलाया है, रिलेटिव मोशन में कितना टाइम लगा है, या रिलेटिव फ्लक्स के वेरिएशन में कितना टाइम लगा है। इट ओनली डिपेंड ऑन क्या, चेंज इन फ्लक्स एंड 1/r। रेजिस्टेंस तो ऑब्वियसली भाई जब चार्ज का मूवमेंट होगा तो कोई ना कहीं तो ड्रिफ्टिंग होगी तो इसका मतलब रेजिस्टेंस की बात चालू हो जाती है। हम जिस पर यहाँ पर डिस्कशन करने के लिए आए हैं ना वो है हमारा डायरेक्शन कैसे देखें। तो इसमें आप एक बहुत छोटा सा नोट डालो कि डायरेक्शन इज ऑलवेज सच दैट, डायरेक्शन बताने का क्या की रूल है, ऑलवेज सच दैट, ऑलवेज सच दैट इट अपोज, इट अपोज द कॉज, इट अपोज द कॉज। कौन सा कॉज? ड्यू टू विच इट इज प्रोड्यूस, है ना। अब ये लगता थोड़ा सा अजीब सा है बट आप देखोगे तो नेचर का बहुत फंडामेंटल रूल है। आप कभी भी दो तीन लोगों को आपस में बातचीत करते हुए देखोगे, ग्रुप डिस्कशन करोगे तो मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि वो एक दूसरे से बातचीत की शुरुआत नहीं से करते हैं, यानी कि उनको अपना ओपिनियन रखना है पर सामने वाले की बात को पहले रोकेंगे। कोई स्टार्ट करेगा ना वो ओपिनियन वो डिस्कशन में नहीं लगाएगा, बट सिक्वेंशली जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ेगी बोलेगा नहीं। और ये ऑब्जर्वेशन है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन हो सकता है गलत हो, बट आप इसको यहां पे लगा के देखें। इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा? इट ऑलवेज अपोज द कॉज ड्यू टू विच इट इज प्रोड्यूस। ये बहुत छोटी सी लाइन है और इसको याद नहीं रखना पड़ता, आपको प्रैक्टिस करोगे ना आपको समझ में आ ही जाएगा ये। जैसे यहां पर एक है हमारे पास कॉइल, ठीक है, ये कॉइल है और ये इसका एक्सिस बनाया मैंने, ये इसका एक्सिस है, और यहां पर एक बार मैग्नेट रख दिया, बार मैग्नेट का यहां पर नॉर्थ एंड रखा, और मैं बोल रहा हूं कि ये नॉर्थ है ना इसके पास आ रहा है। तो अब आप ये सोचो कि अगर आपके सामने ये कॉइल है और ये नॉर्थ इसके पास आ रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्लियर मतलब ये हुआ कि इसकी जो फील्ड लाइंस हैं वो इसमें एंटर करने की कोशिश करेंगी। वो क्या करेंगी? इसके अंदर जाने की कोशिश करेंगी कि हमें इसके अंदर एंटर करना है। यानी जब इसका मूवमेंट इधर की तरफ होगा आप बोलोगे कि जब इनके बीच का आर कम होगा तो फ्लक्स क्या होगा? इंक्रीज होगा। आर अगर कम हुआ है तो फ्लक्स क्या होगा? इंक्रीज होगा। आर अगर कम हुआ है तो फ्लक्स इंक्रीज होगा। यानी भी ऐसे लिख सकते हो आर अगर डिक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स का वेरिएशन क्या है? पॉजिटिव। इसका मतलब ईएमएफ आएगा, और आपको पता है ईएमएफ जब आएगा या आई जब आएगा तो वो किस पे डिपेंड करता है? उसके आगे लिखा होता है माइनस डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। तो माइनस का साइन का क्या मतलब है? ये अपोज करेगा, इसका अपोज करेगा फील्ड लाइंस के आने का। तो सोचो कि अगर कोई चीज आपकी तरफ आ रही है और आपको उसको अपोज करना है तो आप ऐसे बाहर निकालोगे। जस्ट लाइक अगर आप इस वाले एक्सपेरिमेंट में इसको देखते हो, यहां पर ये अगर मैंने यहां पर एक कॉइल रख रखी है और मैं इसके पास इसको लेके आ रहा हूं, ठीक है, एक नॉर्थ पोल मैंने इसके पास रखा और नॉर्थ पोल को इसके पास लाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये अपोज करने के लिए क्या करेगा? फील्ड लाइंस को बाहर निकालेगा, और फील्ड लाइंस को बाहर निकालेगा तो आप राइट हैंड के रूल से निकाल के देखो तो यहां पर करंट का डायरेक्शन क्या हो गया? ऐसा वाला। ठीक है, आपको जो ये समझ में आ रहा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मेरे लिए ये एंटी क्लॉकवाइज, ये घड़ी के उल्टा चलता हुआ है। मोटे मोटे रूप में समझना चाहो तो आप ऐसे बोलो कि अगर नॉर्थ पोल इसके पास आ रहा है, सपोज ये जो एंड है इसका रेड पॉइंट जहां बना हुआ है, रेड पॉइंट वाला एंड जो है वो नॉर्थ है, तो नॉर्थ पोल पास आएगा तो सोचो नॉर्थ पोल पास आएगा तो ये अपोज करने के लिए अपने अंदर कौन सा पोल जनरेट करेगा? नॉर्थ। और अगर इसने नॉर्थ पोल करा तो इसमें करंट कैसा आ जाएगा? इस तरह से, देखो, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि बाहर की तरफ। यानी आप जब इसको यहां पर बनाने की कोशिश करोगे इसमें, तो आप इसको कैसे बनाओगे कि भैया ये इसको अपोज करने वाला है, अपोज करने वाला है मतलब नॉर्थ पोल। ठीक है,
देखो इसमें ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आपको एकदम से ये बात समझ में आ जाएगी, पर बात बहुत ईज़ी है, इस बात पे आप भरोसा रखो। एक बार में नहीं आ रही, क्योंकि लैंग्वेज क्या होती है, कई बार इतनी बार ओवरलैपिंग हो जाती है ना कि दिमाग उसको प्रोसेस नहीं कर पाता। तो इसका बहुत सीधा-सा इलाज है, शांति से और कैसे सुनते रहो, आराम से आ जाएगा। अगर मान लो यही मैग्नेट इससे दूर जा रहा है, ये मैग्नेट इससे दूर जा रहा है, आर डिक्रीज़ हो रहा है, सॉरी इंक्रीज़ हो रहा है। आर इंक्रीज़ होने से क्या होगा? आर अगर इंक्रीज़ हुआ तो फ्लक्स का चेंज नेगेटिव हो गया। अभी भी ईएमएफ आएगा, बट ईएमएफ अगर डेल्टा एफ नेगेटिव है तो इस बार ई क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर यहाँ पर ये वाला टर्म पॉजिटिव है तो ईएमएफ क्या होने वाला था भैया? ईएमएफ होने वाला था नेगेटिव। बट अब मैं जो ये दूसरा केस बोल रहा हूँ, अगर इसमें डेल्टा एफ नेगेटिव आ रहा है, डेल्टा फाई नेगेटिव आ रहा है, तो ईएमएफ क्या हो जाएगा? वो पॉजिटिव हो जाएगा। ऑल्दो पॉजिटिव नेगेटिव का कोई डायरेक्शन देखने में सिग्निफिकेंस नहीं हम रिलेट कर पाएंगे डायरेक्टली। इसको यूज करने के लिए तो आपको मेरी तरीके पे जाना पड़ेगा। मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर ये नॉर्थ पोल इससे दूर जा रहा है, ये नॉर्थ पोल इस कॉइल से दूर जा रहा है, सोचो कि नॉर्थ पोल इससे दूर जा रहा है, तो कॉइल इसको अपने पास बुलाने के लिए अपने अंदर कैसा पोल जनरेट करने की कोशिश करेगी। तो सोचो कोई आपसे नाराज हो रहा है, तो आप क्या चाहोगे? आप चाहोगे ना कि उससे अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी शो करो। और कंडीशन क्या है कि आपको इसका ना तो आना पसंद है, ना जाना पसंद है। ये कॉइल आपसे दूर जा रही है, मतलब मैग्नेट आपसे दूर जा रहा है। अब भैया मैग्नेट आपसे पहले पास आ रहा था, तो आपको पास आना पसंद नहीं था, तो हमने क्या करा? बाहर निकल, अपोज कर दिया। और अब अगर वो दूर जा रहा है तो हम बोले नहीं नहीं आजा, हमारी तरफ आओ। अगर आपने इसको अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करी है तो ये क्लॉकवाइज करंट जनरेट कर देगा इस लूप के अंदर। यानी अपने अंदर कौन सी पोलैरिटी डेवलप कर देगा? यू कैन से कि ये साउथ पोल बना देगा। इस तरह का डायरेक्शन का कन्वेंशन हम पहले सीखते हैं कहाँ पे? बताओ। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, कि नॉर्थ पोल का मतलब क्या और साउथ पोल का मतलब क्या। अगर ये नहीं पता है तो आप इसको फिर से देख लो कि अगर आपने कहीं पर भी कोई एक कॉइल बनाई और इस कॉइल में ऐसे करंट बनाया है, तो ये कॉइल आपको कैसा बिहेव करती हुई दिखेगी? ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज का सिंबल आप ऐसे बना दोगे। ये हो गया नॉर्थ। आउटवर्ड फील्ड, बाहर की तरफ आता हुआ फील्ड हो गया है ये कैसा फील्ड हो गया? ये बाहर की तरफ आता हुआ फील्ड हो गया। अगर मान लो इसको आपने बोला कि नहीं हम ऐसे नहीं बनाएंगे, हम इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाएंगे। वैसे तो नॉर्थ पोल को ही दूसरी तरफ से देखने पर वो कैसा बनता हुआ दिखता है? वो साउथ बनता हुआ दिखता है। तो देखो इसको जस्टिफाई करो। तो देखो ये करंट के साथ मैंने टेल से मिला रहा हूँ इसको, ये साउथ बन गया। अगर आप किसी पेपर पे कहीं पे नॉर्थ लिखो, नॉर्थ ऐसे जैसे मैंने लिखा, और उसको दूसरी साइड से देखो, तो वो आपको ऑटोमेटिकली साउथ ही दिखेगा। उसका इन्वर्ट करके देखोगे या मिरर इमेज भी देखोगे तो भी ऐसा ही दिखेगा। तो ये है, अगर क्लॉकवाइज आपने बनाया एंटी क्लॉकवाइज तो इसका मतलब आप उसको क्या बोलोगे? नॉर्थ। और अगर क्लॉकवाइज बनाया तो साउथ। आई थिंक ये दोनों डायरेक्शन वाली बात आपको थोड़ी थोड़ी सी क्लियर है ना? मैं देखो ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहा, पर ये भी नहीं कि अपन बहुत ज़्यादा इस पे हार्श हो जाए कि हाँ नहीं हम तो सीखेंगे ही नहीं। सीखना तो है ना? भाग नहीं सकते इससे। भागने की कोशिश नहीं करना। सीखना है तो सीखना है, का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है? तो इतनी बात हमको पता चल गई कि नॉर्थ और साउथ कब कब कैसे कैसे कर रहे हैं। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज ऑलवेज सच दैट इट अपोज द कॉज ड्यू टू विच इट इज प्रोड्यूस्ड। अगर वो पास आ रहा है तो वो दूर उसको नॉर्थ पोल बना देगा। मतलब नॉर्थ पोल अगर पास आ रहा है, अगर नॉर्थ पोल इसके पास आ रहा है तो सामने वाली कॉइल में कौन सा पोल बन जाएगा? नॉर्थ। और अगर नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, सामने वाली कॉइल में कौन सा पोल बन जाएगा? साउथ। ऐसा। ठीक है? एग्जैक्टली तो ये जैसा मैंने पहले बनाया वही यहाँ, तो खाली इसको ब्रीफ कर रहा हूँ मैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर नॉर्थ बन गया और उसमें साउथ बन गया। अगर अगर कोई आपने कॉइल ऐसे रखी ग्राउंड पे, ठीक है, और यहां से हमने किसी बार मैग्नेट को अलाउ करा कि भैया गिर, फ्री फॉल कर, तो आप बताओ क्या ये फ्री फॉल कर पाएगा?
क्या ये मैग्नेट फ्री फॉल कर पाएगा? फ्री फॉल का मतलब होता है इसका एक्सेलरेशन जी होगा, इसका एक्सेलरेशन जी होगा, लेस देन जी होगा या ग्रेटर देन जी होगा, कौन सा होगा? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर ये ऊपर से नीचे आ रहा है और ये वाली रिंग ग्राउंड पे रखी है तो इसकी फील्ड लाइंस इसमें अंदर जाने की कोशिश करेंगी, और अगर फील्ड लाइंस अंदर जाएंगी तो ये इसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा, और बाहर निकालने की कोशिश में खुद भी कैसा पोल बनाएगा? नॉर्थ। और नॉर्थ बनाने के लिए इसका मतलब इसका खुद का ऐसा फील्ड आएगा जो इसको अपोज करे, और अगर अपोज करेगा तो आपको पता है इसका बिहेवियर ऐसा हो जाएगा जैसे कोई पैराशूट आ रहा है, यानी कि इसका एक्सेलरेशन इज लेस देन जी। क्लियर? अब इसमें क्या दो तीन वेरिएशन लाते हैं ये एमसीक्यूज में या कंपटीशन एग्जाम सीयूटी या नीट लेवल पे। वो बोलते हैं कि अगर ये कॉइल को काट दे तो क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा? हाँ। अगर इसको कॉइल को काट दें तो क्या एक्सेलरेशन लेस देन जी रहेगा? नहीं, बिकॉज अपोज करने का काम मैग्नेटिक फील्ड कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए सर्किट में ईएमएफ नहीं करंट होना जरूरी है। इसको ऐसे समझो कि आपको कोई बात समझाने से समझ में आ गई, आपने बोला ओके दैट इज ईएमएफ, बट मैंने बोला या टीचर ने बोला या एग्जामिनर ने बोला कि इसको लिखो तो वो सर्किट कंप्लीट होगा। जैसे ही लूप कंप्लीट होगा तो आई से ही पता चलता है ईएमएफ है या नहीं, ऑल्दो ईएमएफ और आई अलग अलग चीजें हैं। क्लियर? आई थिंक ये एनालॉजी आपको थोड़ी सी समझ में आई होगी। आर तभी काम आता है जब सर्किट क्लोज होता है। सर्किट क्लोज होने का मतलब एनर्जी का पूरा फ्लो हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। के वी एल इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अगर ये नॉर्थ पोल इसके पास आ रहा है तो ये अपोज करेगा। आप बोलो अगर साउथ होगा तो साउथ होगा तो भी यही रहेगा, क्योंकि साउथ होगा तो नीचे कौन सा पोल बन जाएगा? तो नीचे साउथ पोल जनरेट हो जाएगा। भाई नॉर्थ आया तो नॉर्थ बनेगा, साउथ आया तो साउथ बनेगा। अब इससे थोड़ी सी और अलग बात करते हैं, मतलब ऐसी इसी का ही पार्ट है, अलग क्या करेंगे हम इसमें, यहीं तो यही चल रहा है कि अगर हमारे को मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मिला हुआ है, इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोर्ड के पेपर के अंदर हैं। ये जो अंदर की साइड क्रॉस बना हुआ है इसका मतलब इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है। कैसा फील्ड है? इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसे एक दो तीन एग्जांपल एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, इस पे अक्सर हमारे बच्चों को छोटा छोटा सा डाउट रहता है। अब क्या है, मान लो कि यहां पर ये कॉइल एक बाहर है, आउट है। अब पूछेगा आउट वाली कंडीशन में कितना ईएमएफ आएगा, कितना करंट आएगा? कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसमें फाई ही नहीं है। हमने क्या करा, इसको इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी कि ये आधा घुसा हुआ है, कुछ पार्ट इसका अंदर गया, पूरा नहीं गया। रिमेंबर, पूरा नहीं गया है, इसका कुछ पार्ट गया है, बट ये अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। हम इसको लेके जाना चाहते हैं इनसाइड। जब आप इसको अंदर लेके जाओगे, इस पर्टिकुलर केस का एनालिसिस कर रहा हूं मैं, तो क्या होगा? फ्लक्स इंक्रीज होगा। फ्लक्स इंक्रीज होने का मतलब हो गया डेल्टा फाई पॉजिटिव होगा। कौन सा वाला? अंदर वाला। अंदर जाने वाला फील्ड बढ़ेगा। अंदर जाने वाला फील्ड जब बढ़ता है तो उसको अपोज करने के लिए ये बाहर निकालेगा, उसको बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर। बाहर निकालने का मतलब हो गया, बाहर यानी कि मैं इसको ऐसे कर रहा हूं, ऐसे का मतलब थंब मेरा बाहर है, थंब बाहर होने का मतलब क्या हो गया? करंट का डायरेक्शन मैं फिंगर के कर्ल होने से देखूंगा, यानी कि कैसा करंट? एंटी क्लॉक वाइज। एंटी क्लॉक वाइज। क्लियर? शायद। देखते हैं। कोई कोई जल्दी नहीं है। अब हम इसको अंदर लेके आ गए, कॉइल को पूरा का पूरा। आप कॉइल को अंदर लेके आ गए तो बताओ फ्लक्स है क्या? हाँ। बट क्या चेंज इन फ्लक्स है? नहीं। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी कॉइल किसी भी शेप एंड साइज की घूम रही है, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी कॉइल किसी भी शेप एंड साइज की घूम रही है, ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है, रोटेटरी नहीं, अगर ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है तो हम बोलेंगे फ्लक्स का चेंज नहीं है। दैट्स वाई इसमें कोई ईएमएफ नहीं है, और ईएमएफ नहीं है तो करंट के होने का सवाल ही नहीं पैदा होता।
अब मैं इस कॉइल को इस मैग्नेटिक फील्ड से बचा के लेके जाना चाहता हूं, यानी कि बाहर का रास्ता दिखा रहा हूं। आप वीडियो पॉज करके इसका रिजल्ट सोच सकते हो। आई थिंक आपने सोच लिया है। मैंने इसको जब बाहर ले जाने की कोशिश करी, अब मैं इसका एनालिसिस कर रहा हूँ, तो फ्लक्स जो अंदर जा रहा था वो डिक्रीज होगा। फ्लक्स डिक्रीज होने का मतलब हो गया डेल्टा वाई नेगेटिव हो गया, ईएमएफ पॉजिटिव होगा। पर मैंने कहा ना पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन बताएगा, ऐसे नहीं बता रहा जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे। आप न्यूमेरिकल वैल्यू से नहीं बता सकते। हाँ, आपने ये बोल दिया कि पहले वाले केस में ई नेगेटिव है और अब ई पॉजिटिव है। दोबारा सुने इस लास्ट वाले केस को, जब ये कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड से आउट जा रही है, अंदर जाने वाली फील्ड लाइंस कम हो रही हैं। अंदर जाने पर मत फोकस करना, कम होने पर करना। लाइंस कम होगी तो इस कॉइल में इस तरह का करंट आएगा, इट अपोज द कॉज ड्यू टू विच इट इज प्रोड्यूस्ड। और ये क्यों प्रोड्यूस हुई है? फ्लक्स के वेरिएशन के कारण। तो ये कमी को अपोज करेगा, यानी कि अपनी तरफ से अंदर डालने की कोशिश करेगा, फील्ड लाइंस को अंदर की तरफ इंक्रीज करेगा। फील्ड लाइंस को अंदर की तरफ इंक्रीज करने का मतलब कैसी पोलैरिटी हो गई? ये ऐसा करंट देगा इस तरह से, ऐसा बनाएगा कि फील्ड लाइंस अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करे। उसको लग रहा है कि मेरे से कम ही हो रही है, कमी नहीं करना है। इस पहले वाले केस में क्या हो रहा था? फील्ड लाइंस बढ़ रही थी अंदर जाने वाली, तो इसको लग रहा था कि बाहर निकालो, हेल्प करो, अच्छी बात नहीं है बढ़ना। ठीक है, बढ़ना बढ़ना, अंदर या बाहर नहीं। इस दूसरे वाले केस में क्या हो गया, या इसको थर्ड केस बोलूं तो इस थर्ड वाले केस में क्या हो गया? अंदर जाने वाली कम हो रही है, तो ये अपनी तरफ से उस कमी को अपोज करने के लिए बढ़ाएगा। बढ़ाएगा मतलब फील्ड लाइंस अंदर की तरफ करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें करंट कैसा आएगा? क्लॉकवाइज। और पहले वाले में कैसा आया था? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये सब इसको बताने का एप्लीकेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं सारे लेंज लॉ को। लेंज लॉ क्या कहता है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज सच दैट इट अपोज द कॉज ड्यू टू विच इट इज प्रोड्यूस्ड। अगर कोई एक करंट कैरिंग कॉइल रखी है, वायर रखा है, जिसमें करंट ऐसा है, आई करंट है, और आई करंट के साथ में यहां पर एक कॉइल रख दी हमने, और किसी ने पूछा इस कॉइल में कैसा ईएमएफ आएगा, तो आप देखो इस आई के आने से, और ढंग से सुनना, इस आई के आने से इसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ठक ठक रूल से अपन मैग्नेटिक फील्ड देख लेते हैं। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड आएगा। मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस का फंक्शन होगा, यानी कि दूर जाने पे कम होगा। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 r इसका फॉर्मूला होता है। आर के साथ साथ चेंज होना था मैग्नेटिक फील्ड को, पर यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड जैसा था वैसा है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में कोई फ्लक्स का चेंज नहीं है, यानी कि कोई ईएमएफ नहीं होगा। ईएमएफ नहीं है तो करंट के होने का सवाल ही नहीं होता। बट इन सम केस आपको ये पूछे कि अगर हम इस कॉइल को यहाँ से दूर ले जाएं, इट इज मूविंग अवे फ्रॉम दैट वायर, अब आपको रुक के सोचना है। ठीक है, फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पॉज करो और इसको इतने पार्ट पे सोचो। आई थिंक आपने सोचा होगा। देखो, अगर यहाँ से हम दूर जा रहे हैं तो बी कम हो रहा है, जैसे जैसे आर बढ़ेगा बी कम होगा। बी कम होने का मतलब फ्लक्स कम होगा, एसोसिएटेड फ्लक्स कम होगा। और फाई के कम होने का क्या मतलब हो गया? हमारा डेल्टा फाई नेगेटिव है। कौन सा डेल्टा फाई? अंदर जाने वाला है बाहर जाने वाला? अंदर जाने वाला। तो अंदर जाने वाले में अगर कमी हो रही है तो ये अपनी तरफ से उसको बढ़ाएगा। इसको, अंदर जाने वाले को, अंदर जाने वाले को बढ़ाएगा। इसलिए कौन सी डायरेक्शन में करंट आएगा? ओके, तो कौन सा करंट है ये? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्योंकि कुल मिलाकर हमको अंदर जाने वाला फील्ड बढ़ाना है, क्योंकि वो ही कम हो रहा है। ठीक है,
इन सारे केसेस को एक बार फिर से आप देखना, क्योंकि ये वेब पर है यानी कि वीडियो में है, तो आप इसको फिर से भी सुन सकते हो। और देखो, सुनते समय ये ध्यान रखना कि जितनी बार हम एक ही चीज को सुन के समझते हैं, हमारी एफिशिएंसी कम होती है। दिमाग को लगता है कि इसको कभी एक बात में बात समझ में ही नहीं आएगी ना। आपके बारे में ही लगने की बात कर रहा हूँ। अब ये कॉइल जा रही है यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड से अवे। वही केस है, पहले मैंने राइट साइड रखी थी, अब मैंने लेफ्ट साइड रखी है। पहले देखो क्या चेंज हुआ। यहाँ पे ठक ठक रूल से आप देखोगे कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आउट आएगा। फॉर्मूला वही रहेगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 और डिस्टेंस। अगर ये दूर जाएगा तो B कम होगा, B कम होगा तो डेल्टा फाई कम होगा। पहले भी यही था, अभी भी यही है, पर इस बार कौन सा है डेल्टा फाई? बाहर जाने वाला फ्लक्स कम हो रहा है। बाहर जाने वाला फ्लक्स कम हो रहा है। पहले 10 लाइन आ रही थी, कॉइल अगर दूर जाएगी तो 8 रह जाएगी, 6 रह जाएगी, 5 रह, तो ये कहेगा चिंता नहीं कर, मैं कमी को अपोज करूंगा। तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ से बाहर देगा। और अपनी तरफ से बाहर देगा तो आप कर्ल की डायरेक्शन देख रहे हो कैसे आ रही है, फिंगर्स ऐसे। देखो अपन दो लोग क्योंकि कैमरे के अपोजिट साइड है ना, तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना। जो बोल रहा हूं उसके साथ मिला के देखना, ठीक है। तो यहां पर बाहर जाने वाला फील्ड कम हो रहा था, बाहर जाने वाला फील्ड कम हो रहा, तो ये अपनी तरफ से इसमें साउथ बना देगा। मैंने उल्टा बोल दिया क्या? ये इसको नॉर्थ पोल बना देगा, है ना, नॉर्थ पोल बना देगा ये ऐसा। बाहर चाहिए हमको, बाहर वाला फील्ड कम हो रहा है, और कम होना हमको पसंद नहीं है, चेंज पसंद नहीं है, ठीक है। आई थिंक आपको ये बात थोड़ी थोड़ी सी समझ में आने लगी होगी कि जो भी हो रहा है ना, बस वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसी में एक और छोटी सी बात करते हैं हम। देखो यहाँ आई की बात तो है ही, इन दोनों में मैंने कॉइल का मूवमेंट कराया, बट आपको ये बात भी पता है कि मान लो कॉइल मूव नहीं करे, ऐसे ही रखिए कॉइल, वायर सीधा रखा है, वायर सीधा नहीं बना है, बताओ। अगर इस वायर को हमने बिल्कुल सीधा बना दिया ऐसे, और इसमें करंट ले लिया ऐसे, और मैंने कहा कि ये कॉइल मूव नहीं कर रही, तो एकदम से तो आपका आंसर होगा कि अगर कॉइल मूव नहीं करेगी तो फ्लक्स वेरी नहीं करेगा। पर रुको, आई की वैल्यू देखो, मैंने लिखा है आई इज इक्वल टू आई नॉट टी, और कॉइल में वेलोसिटी नहीं है। बट आपको पता है आई नॉट टी का मतलब टी इज टाइम। टी क्या है यहाँ पे? टाइम। और टाइम के साथ बड़ी दिक्कत यह है कि ये हमेशा इंक्रीज होता है, और अगर टाइम इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब हो गया करंट भी इंक्रीज होगा, और करंट इंक्रीज होगा तो आपको पता है इसका मतलब हो गया कि बी इंक्रीज होगा, और बी इंक्रीज होगा तो इसका मतलब कॉइल भले जाए ना जाए, फाई इंक्रीज होगा, यानी कि डेल्टा फाई क्या होगा? पॉजिटिव। अब आपको ये देखना है, डेल्टा फाई तक तो अपन पहुंच गए, अब इसकी न्यूमेरिकल लिमिटेशन देखना, इसलिए अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। अब आपको ये देखना है कि इस वायर में करंट की डायरेक्शन की वजह से इधर की तरफ फील्ड कैसा आएगा, अंदर ही आएगा, ठक ठक रूल से ऐसा। अब मैंने क्या कहा, कैसा हो रहा है फ्लक्स? फ्लक्स बढ़ रहा है। कौन सा फ्लक्स? अंदर जाने वाला, अंदर जाने वाला फ्लक्स बढ़ रहा है। क्या करेगी कॉइल? अपोज करेगी, किसको? बढ़ने को। तो बढ़ने को अपोज कैसे करेगी? बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, राइट हैंड से करना है, राइट हैंड से बाहर। तो इसका मतलब अब देखो, अगर ये मेरी तरफ से बाहर ऐसे दिख रहा है यूं, तो करंट का डायरेक्शन कैसा हो गया? बिल्कुल सही सोचा हमने, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब जब ये रिजल्ट आ जाए ना, आप इसको एक और बात से देख सकते हो। एक छोटी सी लाइन है कि लेंज लॉ का जो कॉन्सेप्ट है
इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि जितना भी हम यहाँ काम कर रहे हैं, मैकेनिकल जो एनर्जी दे रहे हैं, यानी कि मैं इसको आगे पीछे कर रहा हूं, मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस बात को फंडामेंटली अपनी इस वाली बात से चालू करके देखो। यहां से यहां पे हमने मूवमेंट कराना शुरू करा, हम मूव करा रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी से करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ये मैंने आपको एनिमेशन में भी समझाई थी बात। ये आप इसको दूर ले जा रहे हो तो फिर करंट प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि इसमें करंट आने का रीजन हो गया क्या, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स क्या हो गया, मैकेनिकल एनर्जी। यहां पर ये गिर रहा है तो मैकेनिकल एनर्जी से करंट आ रहा है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। यहां पर मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड में लेकर आया, मैं लेकर आया, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल में। यहां पर मैं इसको बाहर लेके जा रहा हूं, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब बोलो यहां तो कुछ नहीं हो रहा, डेफिनेटली, है ना। यहां मैकेनिकल एनर्जी वाली बात नहीं आ रही, बट लेंज लॉ का जनरल बात यही है कि ये मैकेनिकल एनर्जी के यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आई थिंक इतनी बात आपको इसमें थोड़ी थोड़ी सी समझ में आने लगी होगी। एक दो बार आप और देखेंगे, देखो एक बार ही और देखने का रिक्वेस्ट कर सकता हूँ मैं आपसे, ज़्यादा नहीं देखना। अगर सपोज यहाँ से कोई एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, वो ऐसे भाग रहा है, यहाँ पर आया और फिर इसको क्रॉस करके चला गया, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। अब आपसे पूछा इस कॉइल में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, इंड्यूस करंट। थोड़ा सा लॉजिकल है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। तो आप देखो पहले इनका बीच का डिस्टेंस क्या है, सपोज R1। अब ये डिस्टेंस क्या हो गया, R2। फिर ये डिस्टेंस क्या हो गया, R3। तो R1 से R2 के प्रोसेस में डिस्टेंस क्या हो रहा है, डेल्टा R क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और यहां वाले प्रोसेस में डेल्टा R क्या हो रहा है, फिर से बढ़ रहा है। आपको पता है बी जो चार्ज की वजह से आता है, बायो-सावर्ट लॉ फॉर मूविंग चार्ज, उसमें न्यूमरेटर में क्यू आता है और नीचे डिस्टेंस आता है। यानी कि जब आपका आर बढ़े कम होगा, अगर आर कम होगा, आर कम होगा तो बी कम होगा, सॉरी बी बढ़ेगा। और बी बढ़ने का मतलब क्या हो गया, फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ना मतलब डेल्टा फाई पॉजिटिव होगा। अब आप देखो कैसा चार्ज है ये, यहां से इसकी वजह से फील्ड जो आएगा वो आउटवर्ड आएगा, ठीक है। ठक रूल, वी क्रॉस बी किसी से भी देख सकते हैं अपन, तो इससे कैसा आएगा, आउटवर्ड आएगा। अब मैं बोल रहा हूं बाहर आने वाला फील्ड बढ़ रहा है ना। फर्स्ट से लेके सेकंड वाले केस में डिस्कस कर रहा हूं मैं, फर्स्ट से लेके सेकंड में बाहर आने वाला फील्ड बढ़ रहा है। तो अब ऐसा करंट आएगा जो इसको अपोज करे, किसको, बाहर निकलने को, तो अंदर डालेगा। भाई बाहर जो निकल रहा है उनको कैसे करें, या तो रोक लो, रोक नहीं सकते हैं, हम नहीं रोक सकते, तो हम क्या करेंगे, अंदर लेने की कोशिश करेंगे। करंट ऐसा आएगा उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बने वो इंक्रीज होने को ओवरकम कर जाए, इसको बोल रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी कि पहले वाले केस में कैसा करंट आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब इसी के आगे की बात खत्म नहीं हो गई बात। यहां से जब ये आर हमारा फिर से बढ़ रहा है, यानी कि अब बी कम हो रहा है, यानी कि अब फाई जो आएगा वो कम होगा, यानी कि डेल्टा फाई जो आएगा वो नेगेटिव होगा। कौन सा, बाहर आने वाला। बाहर आने वाले से कोई दुश्मनी नहीं है हमारी, इस बात को याद रखना। अंदर जाने वाले से भी कोई दुश्मनी नहीं है। बाहर आने वाला अगर कम हो रहा है तो हम उसको बाहर निकालेंगे, बाहर आने वाला अगर बढ़ रहा है तो हम उसको अंदर डालेंगे, लाइक दिस। अब सेकंड वाले थर्ड वाले केस में क्या हो रहा है, बाहर वाले केस में, इस वाले केस में जब हमारा डिस्टेंस फिर से बढ़ रहा है और वह चार्ज दूर जा रहा है तो फ्लक्स बाहर वाला कम हो रहा है, तो ये बोलेगा चिंता नहीं कर, मैं तेरे को बाहर निकालूंगा। तो राइट हैंड से बाहर, तो राइट हैंड से बाहर का मतलब, मैंने इसका डायरेक्शन गलत बना दिया शायद पहले। देखो फिर से बात मैं करता हूँ, छोटा सा ही है कि यहाँ पर बाहर जाने वाला क्या हो रहा है, बाहर जाने वाला इंक्रीज हो रहा है, बाहर जाने वाला इंक्रीज हो रहा है तो ये अंदर डालेगा, अंदर डालेगा मतलब क्लॉकवाइज। हाँ बस इतना सा चेंज है, ज्यादा कुछ नहीं है।
कॉन्सेप्ट में कोई गड़बड़ नहीं, लिखने में गड़बड़ हो गई थोड़ी। और यहां पर ये क्या आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, इस गड़बड़ को ज्यादा बड़ा मत करना, आप सिंपल सोचो कि जब आप इसको पास ला रहे हो तो बाहर आने वाला फील्ड, बाहर आने वाला फ्लक्स बढ़ रहा है, ये कह रहा है नहीं बढ़ना नहीं है, कम करो, तो कम करो तो अंदर की तरफ क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। अब क्या हो रहा है, अगले वाले केस में कॉइल वायर इससे दूर जा रहा है, सॉरी चार्ज इससे दूर जा रहा है, चार्ज दूर जा रहा है तो फील्ड कम हो रहा है। कौन सा वाला, बाहर वाला, तो ये कहेगा मैं निकालूंगा बाहर, तो ये बाहर, ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ये बन गया हमारे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन से कैसे रिलेटेड है। ये लेंज लॉ का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है। छोटी छोटी बातें करते हुए देखो इसमें 35-40 मिनट लग ही जाते हैं। आई होप कि इस आपकी लास्ट वाली बात में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। ऊपर से फिर से रिलेट करके देखना, सबको एक ही लाइन के साथ समझना कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज ऑलवेज सच दैट इट अपोज द कॉज ड्यू टू विच इट इज प्रोड्यूस। हमेशा प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि उस कारण का विरोध करे जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। इस वाली बात को जनरल आर्गुमेंट है, आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी पूछो ये ठीक है क्या, तो अपोजिशन क्या बोलेगा, नहीं। वही पॉलिसी अगर उस अपोजिशन पार्टी ने जब वो रूलर पार्टी थी लगाई होती, तो वो अपोजिशन पार्टी जो अब रूलर पार्टी है वो क्या बोलती, कैसी पॉलिसी है, बोले नहीं। यानी अपोज करना है इसका, चेंज का, अच्छे बुरे से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये कोई पॉलिटिकल सटायर नहीं है। मेरा काम यहाँ पर जस्ट ईएमआई को एक्सप्लेन करना है, लेंच लॉ। मैं क्या बोल रहा हूँ उस वाली बात पे गौर करना कि जो हो रहा है अगर बाहर निकल रहा है और बाहर निकलने वाला कम हो रहा है तो ये बढ़ाएगा, बाहर निकल रहा है और बाहर निकलने वाला बढ़ रहा है तो ये कम करेगा। करना राइट हैंड से ही है। ठीक, आई होप कि आप इसको दोबारा देखोगे एक बार, ज्यादा नहीं। और इससे रिलेटेड यही जो डायरेक्शन के हमने 4-5 क्वेश्चंस करे हैं ना, इन्हीं को आपको कर लेना है, तो आपको डायरेक्शन में एक्सपर्ट हो जाओगे कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हम कैसे देखते हैं। ठीक, थैंक यू।